Hello everyone. Welcome to the third lecture of C++ DSA कोर्स। आज की वीडियो में हम बहुत कुछ कवर करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं सीधा वीडियो के साथ। सबसे पहले देखते हैं आज क्या क्या कवर करना है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि C++ में अगर मुझे कुछ प्रिंट करवाना है, आउटपुट देना है, तो वो कैसे होता है। और जो हमने हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लास्ट लेक्चर में लिखा था, उसको वर्ड बाय वर्ड हम समझेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि C++ में वेरिएबल्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, और किसी यूजर से हम इनपुट कैसे ले सकते हैं अपने C++ प्रोग्राम में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले C++ आउटपुट। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था लास्ट लेक्चर में भी कि अगर मेरे को हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है तो उसके लिए मैं काउट कीवर्ड और दो लेस देन साइंस यूज कर रही थी। ठीक है, तो ये जो ऑपरेटर है ये C++ में यूज होता है अगर हमें कुछ प्रिंट करवाना है। तो इसके बाद जो भी मेरा लिखा रहेगा वो हमारा प्रिंट हो रहा होगा। ठीक है, तो ये काउट और इस ऑपरेटर के बारे में हम आगे लेक्चर्स में और पढ़ रहे होंगे। अभी के लिए हम ये समझते हैं कि जो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम हमने लिखा था वो क्या है। अब आप ऐसे समझिए कि ये जो काउट वाली स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है, अगर मैं एक फाइल बनाऊं विद .cpp एक्सटेंशन और वहाँ पे ये लाइन डाल दूँ और उसको रन कर दूँ, तो क्या मेरा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि C++ जो कंपाइलर यूज करता है दैट एक्सपेक्ट्स सम फाइल्स टू बी इम्पोर्टेड, दैट एक्सपेक्ट्स सम प्री प्रोसेसिंग। ठीक है, तो उस सब के लिए वी हैव टू ऐड सम कोड जो अभी हम देख रहे होंगे। तो ये जो कोड हमने हेलो वर्ल्ड का लिखा है, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या एक टेम्पलेट है जो कि हमें हर एक C++ प्रोग्राम के लिए फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज आवर हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। यहाँ पे ये जो फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स है, हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम एंड यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये हमें हर C++ प्रोग्राम में लिखनी है। और ये जो इंट मेन प्रोग्राम है, इंट मेन फंक्शन है, सॉरी दिस इज अ फंक्शन। ठीक है, इसके बारे में अभी डिटेल में बताती हूँ मैं। तो ये भी हमारा हर C++ प्रोग्राम में यूज हो रहा होगा। अब जो हमें कोड लिखना है, जो एक्चुअली काम करना है, जो हम चाहते हैं हमारा कंप्यूटर हमारा कोड हमें करके दे, वो हमें इस फंक्शन के अंदर लिखना है। ये जो दो कर्ली ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर लिखना है। तो हमारा जो काउट स्टेटमेंट होगा आउटपुट प्रिंट करने के लिए, वो इन दो कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में रहेगा। ठीक है, अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं इस कोड को वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, एंड समझते हैं कि व्हाट डज इट स्टैंड फॉर। ठीक है, सबसे पहले कमेंट्स इन C++। तो यहाँ पे तुम्हें ये लाइन दिख रही है जो दो फॉरवर्ड स्लैश के बाद मैंने लिख रखी है, दिस। ये लाइन क्या कर रही है यहाँ पे? ये लाइन यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रही है। सो बेसिकली C++ में मोस्टली ऑलमोस्ट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कमेंट्स ऐड कर सकते हो अपने कोड में, जो कि एग्जीक्यूट नहीं होता। ठीक है, दैट कमेंट्स आर नॉट एक्चुअली पार्ट ऑफ द कोड। तो वो कमेंट्स क्यों लिखे जाते हैं कोड में, वो बेसिकली हमें इसलिए हम लिखते हैं ताकि हमें समझ में आए कि जो हमने कोड लिखा हुआ है वो क्या कर रहा है। ठीक है, अगर आप कुछ महीनों बाद अपना कोड पढ़ रहे हो या आपका कोड कोई और पढ़ रहा है, तो उसको समझ में आना चाहिए ना कि जो आपने कोड लिख रखा है वो क्यों लिख रखा है, क्या लिख रखा है। तो उसको रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम कमेंट्स डालते हैं। ठीक है, C++ में अगर आपको कोई कमेंट डालना है अपने कोड में, तो आपको दो फॉरवर्ड स्लैश डालने हैं, या फिर अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट डालना है, जैसे कि आपके 3 लाइन्स हैं जो आपको कमेंट आउट करनी है, तो आप उसके लिए ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप सिर्फ फॉरवर्ड स्लैश डालते हैं तो इस लाइन में जो भी लिखा रहेगा वो आपका कमेंट माना जाएगा, और कंपाइलर को जैसे ही कोई कमेंट दिखेगा तो वो उसको स्किप करके आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, कमेंट समझ में आ गए हमें। अब हम देखते हैं जो हमारी पहली लाइन थी प्रोग्राम की, हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम। तो यार यहाँ पे ये जो हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम है, यहाँ पे हैशटैग के बाद अगर कुछ भी लिखा है C++ प्रोग्राम में, तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्टिव।
क्या बोलते हैं, डायरेक्टिव। और ये जो डायरेक्टिव्स होते हैं, दीज आर प्रोसेस्ड बाय अ प्री प्रोसेसर। अब प्री प्रोसेसर क्या होता है? प्री प्रोसेसर कुछ नहीं होता है, एक प्रोग्राम होता है जो कि कंपाइलर रन करता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली कि ये जो हैशटैग इंक्लूड है, ये हमारे प्री प्रोसेसर को बता रहा है कि इसके आगे जो भी इसने लिखा हुआ है, इसको हमें अपने कोड में, इस फाइल को हमें अपने कोड में इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे ये जो आईओ स्ट्रीम है, ये है एक हेडर फाइल। दिस इज अ हेडर फाइल। तो हमारे C++ में काफ़ी सारी हेडर फाइल्स होती हैं, एंड आईओ स्ट्रीम इज वन ऑफ दोज हेडर फाइल्स, एंड दिस इज अ वेरी कॉमन एंड पॉपुलर हेडर फाइल जो ऑलमोस्ट आपको हर C++ प्रोग्राम में यूज हो रही होगी। तो यहाँ पे ये लाइन जो है, ये बेसिकली ये बोल रही है, अपने प्री प्रोसेसर को ये बता रही है कि ये जो हेडर फाइल है आईओ स्ट्रीम, इसको आप इंक्लूड कर लो अपने प्रोग्राम में। इस हेडर फाइल में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, जो भी हमारे बेसिक C++ फंक्शंस होते हैं, इंक्लूडिंग आर इनपुट आउटपुट के लिए अभी हमने सी आउट देखा था ना, वो सब इस हेडर फाइल में इंक्लूडेड होते हैं। तो बाद में आगे जाके अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो कि हमें अपने कोड में चाहिए, तो उसके लिए मे बी हम दूसरी हेडर फाइल्स भी इंपोर्ट कर रहे होंगे या इंक्लूड कर रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन जो हैशटैग इंक्लूड के बाद थी, वो थी यूजिंग नेम स्पेस std। अब ये लाइन यहाँ पे क्या बता रही है? ये लाइन ये बता रही है कि std करके एक नेम स्पेस है जिसको हमें अपने कोड में यूज करना है। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, हमारा जैसे Cout हमने पढ़ा है, Cout जो है, दिस बिलोंग्स टू द स्टैंडर्ड नेम स्पेस। ठीक है, तो अगर मैं ये वाली लाइन यूजिंग नेम स्पेस std ना डालूं अपने कोड में, तो मुझे अपनी Cout स्टेटमेंट कुछ ऐसी लिखनी पड़ेगी, std डबल कोलन Cout एंड देन वट एवर आई वॉन्ट टू प्रिंट। ठीक है, तो यहाँ पे हर लाइन में ये लिखने की जगह हम शुरू में ही ऊपर डालते हैं यूजिंग नेम स्पेस std। ये कुछ नहीं है, ये बस हमारे कंपाइलर को ये बता रहे हैं कि जो Cout है या जो और भी हमारी कीवर्ड्स होते हैं यहाँ पे जो नेम स्पेस std में इंक्लूडेड होते हैं, वो कौन से नेम स्पेस में इंक्लूडेड है, बस वो कोड को, कंपाइलर को ये बता रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो पहली दो लाइन्स हो गई, उसके बाद हमने क्या लिखा था? हमने इंट मेन लिखा था। अब इंट मेन को ऐसे समझिए, हमने इंट मेन कैसे लिखा था? हमने लिखा था इंट मेन ब्रैकेट्स एंड देन कर्ली ब्रैकेट। और मैंने आपको ये बताया है कि इन कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में जो हम लिखते हैं कोड, वो एग्जीक्यूट होता है। तो हमारा जो कंपाइलर होता है C++ प्रोग्राम में, इट लुक्स फॉर द मेन फंक्शन, डजंट मैटर वेयर द मेन फंक्शन इज। ठीक है, हो सकता है ऊपर कोई और फंक्शंस लिखे और मेन फंक्शन सबसे नीचे लिखा हो, लेकिन वो जो कोड की एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है हमारा कंपाइलर, इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम आर इंट मेन फंक्शन। ठीक है, फंक्शन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये ऐसे क्यों लिख रखा है। फंक्शंस हम आगे ऑब्वियसली काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट थोड़ा सा शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ। फंक्शंस में बेसिकली हम एक कुछ स्पेसिफिक टास्क कर रहे होते हैं, कुछ लाइंस ऑफ कोड को हम कंबाइन कर देते हैं कुछ स्पेसिफिक टास्क करने के लिए, और उसको किसी फंक्शन को डिफाइन करने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है C++ में। तो यहाँ पे क्या तरीका होता है C++ में? सबसे पहले हम लिखते हैं रिटर्न टाइप। जो भी हमारा फंक्शन कंप्यूट कर रहा है, जो आउटपुट दे रहा है, उसका क्या टाइप है, वो रिटर्न टाइप हो गया। उसके बाद हमारा जो फंक्शन है उसका नेम, बिकॉज उस फंक्शन को हम काफ़ी जगह कॉल कर सकते हैं, तो उसके लिए उसको एक नेम दिया जाता है। देन ब्रैकेट्स में अगर कोई पैरामीटर्स हमें भेजने, कोई इनपुट भेजना है अपने फंक्शन में, तो वो लिखा जाता है, एंड देन कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, तो ये एक फंक्शन डेफिनेशन है, और यही हमने फंक्शन डेफिनेशन यहाँ पे यूज करी है अपना इंट मेन फंक्शन लिखने के लिए।
ठीक है। तो यहाँ पे इंट का मतलब हमारा जो रिटर्न टाइप है वो इंट टाइप का है, ठीक है। मेन हमारे फंक्शन का नाम हो गया, यहाँ पे हम कोई पैरामीटर्स नहीं ले रहे हैं, एंड देन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी आएगा वो हमारा कोड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इंट मेन। अब काउट यहाँ पे मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी, ये हमारा प्रिंट करने के लिए यूज हो रहा है। यहाँ पे हम स्टेटमेंट के बाद सेमी कोलन भी लगाते हैं, आपने देखा होगा ऑलमोस्ट सारे स्टेटमेंट्स के बाद हम सेमी कोलन लगाते हैं यहाँ पे C++ में, विच बेसिकली टेल्स द कंपाइलर दैट दैट स्टेटमेंट हैज एंडेड, ठीक है। नेक्स्ट रिटर्न 0। तो जो हमने इंट मेन फंक्शन देखा है अभी, जो फंक्शन में जो भी कंप्यूटेशन होती है वहाँ पे मैंने आपको बताया कि वो कुछ रिटर्न करता है, ठीक है। तो फंक्शन का कैसे पता चलता है हमें कि फंक्शन जो है वो एंड हो चुका है? थ्रू इट्स रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है। हर फंक्शन के एंड में हम एक रिटर्न स्टेटमेंट डालते हैं। सिमिलरली हमारा जो मेन फंक्शन है उसमें हम डालते हैं रिटर्न 0। तो जैसे ही कंपाइलर को रिटर्न 0 मिलेगा उसको पता चल जाएगा कि हमारा कोड जो है यहाँ पे खत्म हो चुका है, ठीक है। अगर मैंने सपोज कोई स्टेटमेंट लिखी है, अगर मैंने लिखा है यहाँ पे काउट हेलो एंड देन इसके रिटर्न 0 लिखा है नेक्स्ट लाइन में, और फिर नेक्स्ट लाइन में मैंने लिखा है काउट वर्ल्ड, तो आपके हिसाब से यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए? क्या यहाँ पे हेलो वर्ल्ड दोनों प्रिंट होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो हेलो जब प्रिंट हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट लाइन में जब जाएगा तो कंपाइलर को दिखेगा रिटर्न 0, तो वहीं से रिटर्न कर जाएगा, मतलब कि वो कोड के एग्जीक्यूशन को बंद कर देगा, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है हमारी ये कभी रीच ही नहीं हो पाएगी, ठीक है। और 0 आप समझ रहे हैं, 0 यहाँ पे रिटर्न हो रहा है बिकॉज हमारा रिटर्न टाइप जो है वो इंट है। या मुझे बोलना चाहिए हमारा रिटर्न टाइप इंट इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे 0 रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। 0 इज एन इंटीजर इसलिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको कोड में भी एक बार दिखा देती हूँ जो हमने हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखा था। यहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर में हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम का जो लिखा था टेम्पलेट वो वही है यहाँ पे, एंड इसको हम रन करके भी देख लेते हैं तो हमारा हेलो वर्ल्ड जो है यहाँ पे प्रिंट हो गया है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर हमें अपना जो प्रिंट करवाना है कुछ भी वो नेक्स्ट लाइन में लेकर जाना है तो उसके लिए हम एंडल यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज मुझे हेलो के बाद वर्ल्ड जो है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवाना है, तो मैं क्या करूँगी, हेलो लिखूँगी, उसके बाद एंडल एंड देन अगेन दिस ऑपरेटर एंड डबल इन्वर्टेड कॉमास में वर्ल्ड, ठीक है। तो इसको अगर मैं अब रन करूँगी तो ओके मैंने सेव नहीं किया, सेव करके रन करूँगी तो ये वर्ल्ड को नेक्स्ट लाइन में डालेगा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे आप सेम लाइन में काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं प्रिंट करवा सकते हैं और एंडल का यूज़ कर सकते हैं अगर आपको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवाना है। आप \n भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, जो कि C में यूज़ होता है फॉर गोइंग टू द नेक्स्ट लाइन। तो अब हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है C++ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स जो है हर लैंग्वेज में होते हैं, बट इसका मतलब क्या है ये हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे सपोज मेरे को चाय और कॉफ़ी जो है वो किसी कंटेनर में स्टोर करनी है, ठीक है। तो मैंने अपने किचन में एक कंटेनर लिया, उसमें मैंने रख दी टी, और एक और कंटेनर लिया और उसमें मैंने रख दी कॉफ़ी। अब इस कंटेनर को, जो टी वाला कंटेनर है, मैंने उसका नाम रख दिया A, और जो कॉफ़ी वाला कंटेनर है उसका नाम रख दिया B। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि जो कंटेनर A है दैट इज टी, एंड जो कंटेनर B है दैट इज कॉफी। अब आप ऐसे समझो कि आपको अपने कोड में कोई वैल्यू जो है कहीं स्टोर करनी है, ठीक है। टेम्परेली आपको अपने कोड में कोई वैल्यू स्टोर करनी है तो आप उसको करोगे वेरिएबल्स में।
तो वेरिएबल्स को आप ऐसे समझ सकते हैं कि वेरिएबल्स आर कंटेनर्स जहां पे वी स्टोर वैल्यू व्हेन आवर कोड इज एग्जीक्यूटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कंटेनर है दैट इज अ वेरिएबल। उस वेरिएबल का नाम यहाँ पर क्या है, a, और उसमें वैल्यू क्या है, t। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मेरे को अपने कोड में एक इंटीजर वेरिएबल बनाना है, ठीक है, मेरे को नंबर ऑफ एप्पल्स एक वेरिएबल में स्टोर करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, एक वेरिएबल बनाऊंगी एप्पल्स नाम का, और उसमें वैल्यू क्या दे दूंगी, जितने भी मेरे नंबर ऑफ एप्पल्स है, सपोज 4 है, तो मैं उसको C++ में कैसे लिखूंगी, मैं लिखूंगी इंट का मतलब है यहाँ पे इंटीजर, इंट एप्पल्स इज इक्वल टू 4। तो यहां पे आप देख रहे हो ये जो है एप्पल्स, ये हो गया हमारा वेरिएबल नेम। जो इंट हो गया ये हमारा हो गया टाइप, जो वेरिएबल टाइप है, इसको हम डेटा टाइप भी बोलते हैं। एंड जो 4 है ये हमारी हो गई वैल्यू जो हम अपने वेरिएबल में डाल रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे इन तीनों चीजों का सिग्निफिकेंस क्या है। इंट, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, इंट जो है यहाँ पे मैंने बोला वेरिएबल टाइप बता रहा है हमें, तो टाइप जानना जरूरी है C++ में। क्यों? क्योंकि C जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको पता होना चाहिए कि जो हम वेरिएबल बना रहे हैं वो किस टाइप का है। वो 2 रीजंस की वजह से उसको पता होना चाहिए। 1, जिस भी टाइप का हमारा वेरिएबल है उस हिसाब से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उस वेरिएबल को स्पेस देता है, मेमोरी में स्पेस देता है, एंड उसको पता चल जाता है कि अच्छा अगर ये वेरिएबल इंट टाइप का है तो इसमें इंटीजर वैल्यूज ही आएंगी। तो मैं क्या बोल रही हूं कि अगर जो है मेरा ये मेमोरी स्पेस है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया इंट a इज इक्वल टू 3, तो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा कि मेरे मेमोरी स्पेस में एक मुझे स्पेस दे देगा कुछ अपने वेरिएबल के लिए जिसमें वैल्यू स्टोर्ड होगी 3। ठीक है, और ये कुछ एड्रेस पे होगा, सम एड्रेस पे ये मेरा वेरिएबल रखा हुआ होगा। ठीक है, तो इंटीजर के हिसाब से वो जो स्पेस एलोकेटेड होगी मेरे वेरिएबल को वो मेरे को डेटा टाइप के हिसाब से दी रखी होगी। अब यहाँ पे मैं अपने इंटीजर जो वेरिएबल है मैं उसकी वैल्यूज चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि इंट a इज इक्वल टू 3, और फिर अगर मेरे को उसकी वैल्यू चेंज करनी है तो आई कैन जस्ट से a इज इक्वल टू 5। तो अब क्या होगा, जो हमारा मेमोरी है वहां पे 3 की जगह 5 स्टोर हो जाएगा उस पर्टिकुलर मेमोरी स्पेस में। तो यहाँ पर हम इस तरह से भी डिक्लेयर कर सकते हैं। एक और तरीका होता है, हमें जरूरी नहीं है कि जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तभी हमें उसकी वैल्यू देनी हो। मैं ऐसे भी कर सकती हूँ कि अगर मेरे को कोड में मैंने पहले कोई वेरिएबल डिफाइन कर दिया और मुझे उसकी वैल्यू बाद में देनी है, ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि इंट c, और फिर बाद में मैंने c की वैल्यू दे दी 3 समथिंग। अब एक बात है, क्या मैं इस वेरिएबल a में, मैंने देख लिया कि दूसरे इंटीजर्स तो मैं डाल सकती हूँ, क्या मैं और कोई टाइप का भी डेटा डाल सकती हूँ a में? अगर मैंने a को इंटीजर डिफाइन कर दिया तो नहीं। अगर मैंने a को बोल दिया कि ये एक इंटीजर है तो मैं कोई और डेटा टाइप उसमें नहीं डाल सकती। बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं, अभी हम आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, बट ब्रीफ में ये समझ लो कि एक डेटा टाइप अगर मैं डिफाइन कर दिया कि इंटीजर है वो वेरिएबल, तो मैं उसमें कोई और टाइप की वैल्यू नहीं डाल सकती। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनको नेमिंग के कुछ कन्वेंशंस होते हैं। ठीक है, जैसे कि लोअर केस एक कन्वेंशन होता है जहाँ पे क्या होता है कि जो भी मैं वेरिएबल नाम दे रही हूँ, जैसे सपोज मेरे को टी कंटेनर एक वेरिएबल नेम बनाना है, ठीक है, तो मैं लोअर केस नेमिंग कन्वेंशन में उसको लिखूंगी टी कंटेनर ऑल इन स्मॉल अल्फाबेट्स। सिमिलरली अगर मेरे को अपर केस में लिखना है तो मैं उसको सारे अल्फाबेट्स को अपर केस में लिख रही होंगी। लेकिन ये दोनों जो
नेमिंग कन्वेंशंस है, लोअर केस और अपर केस, ये हम फॉलो नहीं करते हैं। जो सजेस्टेड नेमिंग कन्वेंशन होता है, जो ऑलमोस्ट हर जगह यूज हो रहा होता है, वो होता है कैमल केस। कैमल केस में क्या होता है कि हमारे अगर मल्टीपल वर्ड्स का एक हमें वेरिएबल नेम बनाना है, तो फर्स्ट वर्ड को छोड़ के जो आगे के सारे वर्ड्स हैं उनका फर्स्ट अल्फाबेट हमारा कैपिटल होगा। तो यहाँ पे टी कंटेनर कैसे लिखा जाएगा, वेरिएबल नेम टी, और कंटेनर जो है उसका फर्स्ट अल्फाबेट विल बी कैपिटल। तो आप ये देखोगे दिस इज मोर इजियर टू रीड देन लोअर केस या अपर केस में, ठीक है। तो हम ये नेमिंग कन्वेंशन मोस्टली हर जगह फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे C++ ने कुछ रूल्स भी दे रखे हैं कि तुम कुछ भी नेम नहीं दे सकते वेरिएबल्स का। देयर आर सम रूल्स विच गवर्न द नेमिंग फॉर आवर वेरिएबल्स। तो इन रूल्स को देखते हैं जल्दी से। फर्स्ट रूल ये है कि वेरिएबल नेम शुड नॉट बिगिन विद अ नंबर। जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा आपके वेरिएबल नेम का वो एक नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं एक वेरिएबल नेम बनाना चाहूँ 2xyz, तो ये मेरे को एरर दे देगा, ये वेरिएबल नेम अलाउड नहीं है। मैं जो नंबर है उसको कहीं और डाल सकती हूँ अपने वेरिएबल नेम में, मैं xyz2 लिख सकती हूँ, लेकिन ये अलाउड नहीं है। सेकेंड, हमारा वाइट स्पेस जो है, अगर मेरे को दो वर्ड से बनाना है अपना वेरिएबल नेम, तो मैं उसके बीच में वाइट स्पेस नहीं डाल सकती। अगर मेरे को टी कंटेनर एक वेरिएबल का नाम चाहिए, तो मैं उसको टी कंटेनर ऐसे दो अलग अलग वर्ड्स विद वाइट स्पेस इन बिटवीन नहीं लिख सकती। दिस विल नॉट बी काउंटेड एज अ वेरिएबल नेम, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा, मेरे को मोस्टली कैमल केस में मैं इसको साथ में लिख सकती हूँ, या फिर मैं अंडरस्कोर डाल के भी लिख सकती हूँ, टी डैश कंटेनर, सॉरी अंडरस्कोर कंटेनर। तो ये दोनों ऑप्शंस जो हैं ये मेरे को अलाउड हैं। थर्ड रूल ये कहता है कि C++ के कुछ जो कीवर्ड्स हैं वो आप एज वेरिएबल नेम्स नहीं यूज कर सकते। जैसे सपोज हमने आउटपुट के लिए देखा है कि हमारा क्या कीवर्ड था, सी आउट। अब इसको मैं एक वेरिएबल नेम नहीं बना सकती, ठीक है। ऐसे कुछ और होता है, जैसे कि इंट ही हो गया, जो इंटीजर के लिए डेटा टाइप होता है, उसको मैं एज अ वेरिएबल नेम नहीं यूज कर सकती। तो ऐसे कुछ जो C++ के कीवर्ड्स हैं इनको हम वेरिएबल नेम्स यूज करेंगे तो वो एरर देगा। फोर्थ रूल हमारा ये है कि अगर एक से ज्यादा वर्ड है, तो जो हमने कैमल केस में पढ़ा है वही, जो फर्स्ट वर्ड को छोड़ के बाकी आगे के वर्ड्स का फर्स्ट लेटर वुड बी कैपिटल, ठीक है। तो ये हमने देख लिया है पीछे। फिफ्थ रूल, when creating variables it is preferred to give them meaningful names। मतलब कि अगर मेरे को एप्पल्स का नंबर एक वेरिएबल में स्टोर करना है, तो डोंट जस्ट से int a is equal to 4, say int apples is equal to 4, या even better int number of apples is equal to 4, कि वेरिएबल नाम को देखकर कोड में आपको समझ आ जाए कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली, ठीक है। तो अगर हमें नंबर ऑफ एप्पल्स करना, तो हम उसको क्या प्रेफर्ड होगा, इंट नंबर ऑफ में ओ कैपिटल एंड देन एप्पल्स का ए कैपिटल, इंट नंबर ऑफ एप्पल्स इज इक्वल टू 4। या अगर आपको बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करना तो आप एप्पल्स भी लिख सकते हो, बट एटलीस्ट हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि किस चीज की बात हो रही है। अगर मैं सिर्फ लिख दूं int a is equal to 4, then I don't know what a is signifying here, राइट। तो हमारे वेरिएबल नेम्स जो है वो हमेशा मीनिंगफुल होने चाहिए। एंड ये चीज जो है ये एक्चुअली टेक इंटरव्यूज में देखी जाती है। जब आप अपने इंटरव्यूअर के सामने कोड कर रहे होते हो तो दे एक्चुअली सी कि आप अपने वेरिएबल्स को कैसे नाम दे रहे हो, मीनिंगफुल नाम दे रहे हो या ऐसे ही XYZ दे रहे हो, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है हमें। सिक्स्थ रूल हमें ये बोलता है कि लोअर केस होने चाहिए सारे लेटर्स अगर हमारा सिंगल वर्ड है, ठीक है। जैसे एप्पल्स अगर है, दैट इज अ वन वर्ड वेरिएबल नेम, तो इट शुड ऑल बी स्मॉल लेटर्स। इट शुड नॉट बी कि हम सारे लेटर्स कैपिटल कर रहे हो, या फिर फर्स्ट लेटर कैपिटल कर रहे हो, या फिर फर्स्ट लेटर स्मॉल और बाकी सारे लेटर्स कैपिटल कर रहे हो। तो ये जो है नहीं, ठीक है, सिर्फ ये फॉलो होगा। नेक्स्ट आप आते हैं यार आइडेंटिफायर्स पे। वेरिएबल्स हमें समझ में आ गया, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। अब आइडेंटिफायर्स आर नेम्स ऑफ एनी क्लास, वेरिएबल्स,
मेथड्स एटसेट्रा। ठीक है, तो सी प्लस प्लस में हमारी कुछ क्लासेस भी होती हैं। मेथड्स हो गए, फंक्शंस जो अभी हमने डिस्कस किए हैं, वेरिएबल्स हो गए। तो इनको जो भी हम नेम देते हैं उनको हम आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। ठीक है, नेम्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो यहाँ पे आइडेंटिफायर्स को अगेन जब आप किसी भी क्लास, मेथड, वेरिएबल को नेम दे रहे हो, आइडेंटिफायर दे रहे हो। आइडेंटिफायर मतलब आपको मीनिंग से, वर्ड से ही समझ में आ रहा है उसका मीनिंग, जो उसको आइडेंटिफाई, किसी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज हो। ठीक है, तो आइडेंटिफायर ऐसा होना चाहिए, कुछ उसके प्रॉपर रूल्स हैं जो कि सी प्लस प्लस में डिफाइंड है। तो देखते हैं क्या है। पहला रूल ये बोलता है कि हमारे जो सारे आइडेंटिफायर्स हैं दे शुड स्टार्ट विद एन अल्फाबेट। ठीक है, तो कैपिटल ए टू जेड या फिर स्मॉल ए टू जेड से स्टार्ट होना चाहिए, और या फिर दो स्पेशल कैरेक्टर्स हमें अलाउड हैं, दिस डॉलर साइन या फिर अंडरस्कोर। ठीक है, तो मेरा जो आइडेंटिफायर है वो ऐसे भी हो सकता है, डॉलर साइन एंड देन एप्पल्स, या फिर अंडरस्कोर 2 and then something, whatever, banana, something like this. So these all identifiers are allowed. सेकेंड रूल ये बोलता है कि आफ्टर द फर्स्ट कैरेक्टर, सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर पे हमारे रूल्स हैं कि वो ए टू जेड होना चाहिए या फिर डॉलर साइन और अंडरस्कोर होना चाहिए। उसके बाद के जो कैरेक्टर्स हैं वो किसी भी कॉम्बिनेशन में कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अगर फर्स्ट में मैंने अंडरस्कोर डाल दिया या फिर डॉलर साइन डाल दिया या फिर कोई भी अल्फाबेट डाल दिया, उसके बाद के जो भी लेटर्स हैं मेरे, उसके बाद के जो भी कैरेक्टर्स हैं एक आइडेंटिफायर में, दे कैन बी एनीथिंग, दे कैन बी नंबर्स, दे कैन बी एनी अदर स्पेशल कैरेक्टर इन एनी कॉम्बिनेशन। ठीक है, थर्ड रूल ये बोलता है कि अगेन अ कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर। ठीक है, सोचो अगर तुम स्याउट जैसे वर्ड को एक वेरिएबल बना दिया तुमने या फंक्शन नेम बता दिया तो कितना कंफ्यूजिंग हो जाएगा कोड में, है ना। तो इसलिए जो भी कीवर्ड्स हैं हमारे वो आइडेंटिफायर के नाम से नहीं अलाउड होते हैं। फोर्थ रूल, आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं एक आइडेंटिफायर लिख रही हूँ टी एंड टी विथ कैपिटल टी, तो ये दोनों आइडेंटिफायर्स डिफरेंट हैं। ठीक है, अगर मैंने ये वाला आइडेंटिफायर कहीं डिफाइन कर रखा है और मैं कोड में आगे जाके ये वाला आइडेंटिफायर कॉल करूँ तो मेरे को एरर देगा कि ये आइडेंटिफायर कहीं पे डिफाइंड है ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान देनी है। फिफ्थ जो है, वाइट स्पेस इज नॉट परमिटेड। जैसे हम वेरिएबल नेम्स में हमने देखा है, अगर मल्टीपल वर्ड्स का हमें आइडेंटिफायर बनाना है तो उसके बीच में वाइट स्पेस नहीं होनी चाहिए। some examples let's see of legal and illegal identifiers। तो जैसे मैंने बोला कि शुरू में अगर मैं इस नंबर लिख दूं और फिर अंडरस्कोर ABC, सो दिस इज नॉट अ वैलिड आइडेंटिफायर। ठीक है, क्योंकि शुरू में नंबर आ गया। अगर मैं ये डाल दूं किसी आइडेंटिफायर का नेम, तो दिस इज ऑल्सो नॉट अलाउड, दिस इज ऑल्सो इलीगल। बट अगर मैं ये डाल दूं अंडरस्कोर 2ABC, तो दिस इज अलाउड टू मी। ठीक है, या फिर मैं डॉलर साइन T डाल दूं तो अगेन दिस इज अलाउड टू मी। ठीक है, तो ये सब जो रूल्स हैं ये ध्यान रखने हैं हमें वाइल वी गिव वेरिएबल नेम्स या आइडेंटिफायर्स को जब हम डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं जल्दी से, डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स मैंने थोड़ा सा भी मेंशन किया था आपको वेरिएबल्स पढ़ाते हुए, अब इनको हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। डेटा टाइप्स बेसिकली किसी भी डेटा का जो टाइप है वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को, हमारे कंपाइलर को बताता है। ठीक है, मैंने अगर कोई भी वेरिएबल डिफाइन कर रखा है अपने कोड में तो ज़रूरी है कि मैं उसका डेटा टाइप साथ में बताऊं, और इसके मैंने आपको 2 रीजंस बताए हैं कि क्यों हमें डेटा टाइप बताना ज़रूरी है साथ में। वन, अगेन आई एम टेलिंग, सबसे पहले तो उससे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चलता है कि कितना मेमोरी स्पेस देना है, क्योंकि डिफरेंट डेटा टाइप्स डिफरेंट मेमोरी ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, तो फर्स्टली मेरे को ये पता चल जाएगा मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम को कितना स्पेस देना है।
सेकेंड, उसको ये पता चल जाएगा कि इस वेरिएबल में किस तरह की वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो अगर मैंने इंटीजर डेटा टाइप किया है तो उसमें सिर्फ इंटीजर वैल्यूज आएंगी। अब देखते हैं हम और कौन से तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं हमारे। तो मेजरली हमारे जो डेटा टाइप्स हैं वो 3 कैटेगरीज में डिफाइंड होते हैं, प्राइमरी, डिराइव्ड एंड यूजर डिफाइंड। ठीक है, तो प्राइमरी जो डेटा टाइप्स होते हैं ये हमारे बिल्ट इन डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, जो कि हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं अपने C++ कोड में। ये हमारे होते हैं इंटीजर, जो हमने डिस्कस किया है। बाकी कैरेक्टर, बूलियन, फ्लोटिंग पॉइंट, डबल फ्लोटिंग पॉइंट, वॉइड, वाइड कैरेक्टर, ये अभी हम सब सारे जो है ये प्राइमरी डेटा टाइप्स डिस्कस करते हैं थोड़ा सा और डिटेल में। बट प्राइमरी के अलावा देयर आर ऑल्सो डिराइव्ड डेटा टाइप्स। डिराइव्ड डेटा टाइप्स वो होते हैं विच आर डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी, विच आर डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी डेटा टाइप्स। ठीक है, तो दीज आर फंक्शंस, एरेज, पॉइंटर, रेफरेंस। इट्स ओके अगर ये चीज़ें अभी आपको नहीं समझ में आ रही है, अभी मैं यहाँ पे इनमें डिटेल में नहीं जाने वाली हूँ क्योंकि इसके लिए हमें थोड़ा सा और कॉन्टेक्स्ट चाहिए, तो आगे वाले लेक्चर्स में हम कवर कर रहे होंगे। ठीक है, बट आपको बस अभी के लिए ये पता होना चाहिए कि ये जो डेटा टाइप्स हैं दीज आर डिराइव्ड डेटा टाइप्स एंड दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम आवर प्राइमरी डेटा टाइप्स। उसके बाद आते हैं यूजर डिफाइंड कैटेगरी। ठीक है, ये जो है ये वो डेटा टाइप्स हैं जो कि डिफाइंड बाय यूजर। दिस इज क्वाइट एविडेंट बाय द नेम एक्चुअली कि ये डेटा टाइप्स बिल्ट इन नहीं होते हैं, ये यूजर जो है कोड में डिफाइन करता है, ओनली देन यू कैन यूज दीज डेटा टाइप्स। ठीक है, तो क्लास जो ऊप्स में हमने समझा, स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम, टाइप, डेफ, ये सब हमारे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ हम यूज कर रहे होंगे आगे जाके, कुछ जो है बस नाम आपको पता होना चाहिए कि ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। ठीक है, अब जो प्राइमरी डेटा टाइप्स हैं वो सबसे ज्यादा आप लोग यूज कर रहे होंगे अपने कोड में। ठीक है, तो उनको हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले इंटीजर डेटा टाइप जो हमने ऑलरेडी देख लिया है। अगर हमें कोई भी इंटीजर वेरिएबल बनाना है, मेरे को कोई इंटीजर स्टोर करना है किसी वेरिएबल में, जैसे कि 2, 3, 4, तो उसके लिए मैं इंट डेटा टाइप यूज करती हूँ। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, इंट a इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे जो एक इंटीजर डेटा टाइप होता है ये 4 बाइट्स लेता है हमारी मेमोरी में। अब मैंने आपको बताया था कि हर डेटा टाइप अलग स्पेस लेता है मेमोरी में, इंटीजर डेटा टाइप 4 बाइट्स लेता है। अब आप बोलोगे कि ये 4 बाइट्स का यहाँ पे मतलब क्या है, तो यहाँ पे हम पहले बाइट्स को समझते हैं कि क्या होता है। तो 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। ठीक है, और बिट क्या होता है, बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज। मैंने आपको बताया था कि हमारा जो कंप्यूटर है उसको सिर्फ 2 चीजें समझ में आती है, 0 और 1। तो कंप्यूटर की जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज होती है उसको बिट बोलते हैं, और इसमें बिट में सिर्फ 2 वैल्यूज आती हैं, 0 या फिर 1। ठीक है, तो हमारा आप ऐसे समझिए कि अगर मेरे 8 बिट्स हैं, ठीक है, दिस इज 1 बाइट, इसमें 8 बिट्स हैं और हर एक बिट में मेरे 2 वैल्यूज पॉसिबल हैं, 0 या 1। तो कितनी एक बाइट में कितने अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ठीक है, तो दैट वुड बी 2 इंटू 2 इंटू वॉट, 2 रेज टू पावर 8। ठीक है, अब मैंने बोला कि 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, तो मेरा 4 बाइट्स में कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन पाएंगे, 2 रेज टू पावर 8 इंटू 4 विच इज 2 रेज टू पावर 32। ठीक है, तो ये 2 रेज टू पावर 32, ये मैंने आपको क्यों निकाल के दिखाया नंबर, मैं ये बता देती हूँ। यहाँ पे 2 रेज टू पावर 32 ये सिग्निफाई कर रहा है कि अगर मेरा इंटीजर मैंने बोला कि वो 4 बाइट्स का है और 4 बाइट्स में इतने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं, तो इसका मतलब मैं मेरे को रेंज मिल गई अपनी इंटीजर वेरिएबल की। मैं 2 रेज टू पावर 32 नंबर्स जो हैं
या डिफरेंट वैल्यूज जो हैं वो स्टोर कर सकती हूँ अपने इंटीजर डेटा टाइप में, ठीक है, जिसका साइज है 4 बाइट्स। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आ गया कि साइज का क्या मतलब है यहाँ पे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप पे, जो कि है कैरेक्टर। कैरेक्टर डेटा टाइप में हमें क्या, जैसे अगर हमें कुछ भी कैरेक्टर स्टोर करना है जैसे ABC, तो उसके लिए हम कैरेक्टर डेटा टाइप यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मेरे को कोई भी कैरेक्टर डिफाइन करना है, जैसे कि मुझे लिखना है कि कैरेक्टर नेम इज इक्वल टू A, तो यहाँ पे A को मैं सिंगल कोट्स में लिखूंगी, तभी वो एक कैरेक्टर माना जाएगा, ठीक है। एंड कैरेक्टर इज 1 बाइट, इसका साइज जो होता है वो होता है 1 बाइट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कैरेक्टर डेटा टाइप। नेक्स्ट हमारा बूलियन डेटा टाइप, ये बहुत इंटरेस्टिंग डेटा टाइप है। बूलियन डेटा टाइप में सिर्फ 2 वैल्यूज आती हैं, या तो ट्रू या फिर फॉल्स, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 2 वैल्यूज आती हैं, ट्रू या फिर फॉल्स। तो अगर मैं कोई वेरिएबल बना रही हूँ बूलियन टाइप का, तो मैं इसको लिखूंगी बूल फ्लैग, और यहाँ पे मैं इसको सिर्फ 2 वैल्यूज दे सकती हूँ, या तो ट्रू या फिर फॉल्स, ठीक है। अगेन ये जो बूलियन डेटा टाइप होता है ये होता है 1 बाइट का, ओके। मूविंग फॉरवर्ड, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप, ये जो है हमारा यूज होता है डेसिमल्स और एक्सपोनेंशियल्स स्टोर करने के लिए। तो अगर मेरे को कोई भी डेसिमल नंबर स्टोर करना है, जैसे कि 5 पॉइंट समथिंग, तो मैं लिखूंगी फ्लोट या फिर रेट लिख देती हूँ, फ्लोट रेट इज इक्वल टू 5.34, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मेरा रेट वेरिएबल है, दिस इज ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप, ठीक है। एंड यहाँ पे मेरे को 7 डेसिमल प्लेसेस तक अलाउड होता है। Till 7 decimal places I have precision in my floating point data type. This is 4 bytes long. Next is double floating. ये जैसे नाम से पता चल रहा है, ये 4 बाइट्स की जगह ये 8 बाइट्स होता है। 8 बाइट्स, अगेन दिस इज यूज्ड टू स्टोर डेसिमल्स एंड एक्सपोनेंशियल्स, लेकिन यहाँ पे हमारी प्रिसीजन जो है वो और बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अलाउड होते हैं 15 डेसिमल प्लेसेस, 15 डेसिमल प्लेसेस तक हमें यहाँ पे अलाउड होता है डबल फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप में, ठीक है। तो अगर हमें कोई ऐसा वेरिएबल चाहिए, अगर मेरे को कोई ऐसा वेरिएबल चाहिए जिसमें बहुत ज्यादा प्रिसीजन हो, ठीक है, समथिंग, तो उसके लिए इट्स प्रेफर टू यूज डबल फ्लोटिंग डेटा टाइप। नेक्स्ट बढ़ते हैं वॉइड डेटा टाइप। तो ये अगेन एक इंटरेस्टिंग डेटा टाइप है। इसका मतलब होता है नल या फिर नथिंग। इसका मतलब बोल लो, या इसमें जो वैल्यू होती है उसमें वो होती है नल, ठीक है। तो ये वॉइड डेटा टाइप जो है, इसमें स्पेशल बात ये है कि इसको आप कहीं पे भी डिफाइन नहीं कर सकते। मैं इसको ये नहीं लिख सकती कि वॉइड ए इज इक्वल टू समथिंग, क्योंकि ये है ही नहीं। इसमें ये कुछ मेमोरी जो है इसको कुछ एलोकेटेड होगी ही नहीं, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे डिफाइन नहीं कर सकती। ये कहाँ पे फिर यूज क्या है इसका, वो मैं बताती हूँ आपको। जैसे कि मैंने आपको इंट मेन फंक्शन बताया था, है ना, ऐसे ही मैं एक फंक्शन डिफाइन कर सकती हूँ जिसका रिटर्न टाइप वॉइड हो सकता है किसी फंक्शन में मेरे को कोई कंपटीशन करनी, लेकिन मेरे को कुछ रिटर्न नहीं करना वहां पे, ठीक है। तो मैं उसको लिख सकती हूँ वॉइड एंड देन द फंक्शन नेम, एंड देन जो भी मेरा फंक्शन कर रहा है उसके बाद लास्ट में मुझे बस लिखना है रिटर्न। I don't have to write return 1, return 0, anything, because I'm not returning anything, ठीक है। तो यहाँ पे इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, void। तो ऐसे कुछ जगहों पे हमारा void डेटा टाइप यूज हो जाता है। अब आते हैं वाइड कैरेक्टर डेटा टाइप पे। तो ये कैरेक्टर डेटा टाइप का ही बड़ा भाई है, ठीक है। कैरेक्टर डेटा टाइप हमने देखा था, दैट वाज 1 बाइट, है ना, कैरेक्टर वाज 1 बाइट। वाइड कैरेक्टर इज 2 बाइट्स,
ठीक है, या फिर कहीं पे 4 बाइट्स भी होता है, बट मोस्टली इट्स 2 बाइट्स। ठीक है, तो अगर आपको बड़ा साइज का कोई कैरेक्टर स्टोर करना है तो आप उसको बाइट कैरेक्टर में भी कर सकते हो। मूविंग फॉरवर्ड, लास्ट डेटा टाइप जो हम करने वाले हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप। दिस इज एक्चुअली नॉट अ बिल्ट इन डेटा टाइप, बट दिस इज यूज्ड वेरी कॉमनली इन C++। स्ट्रिंग डेटा टाइप में अगर हमें एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स स्टोर करना है, ठीक है, अगर मैंने अभी कैरेक्टर देख लिया कि मेरे को अगर H कैरेक्टर कहीं स्टोर करना है तो मैं कैरेक्टर डेटा टाइप में करूंगी। अगर मेरे को हेलो जो है पूरा वर्ड जो है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स जो है ये स्टोर करना है, तो ये इसको मैं किस डेटा टाइप में स्टोर करूंगी? दैट वुड बी स्ट्रिंग डेटा टाइप। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगी? स्ट्रिंग and then the name of the string which is name and then जो भी मेरा word है। और string data type जो होता है ये हमेशा डबल कोट्स में होता है। कैरेक्टर हमारा सिंगल कोट्स में होता है और string जो है वो हमारा डबल कोट्स में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये मत पूछना कि स्ट्रिंग जो है कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, क्योंकि इसको एक्चुअली डायनामिकली मेमोरी एलोकेट होती है। ठीक है, तो रन टाइम पे जब हमारा कोड जो है रन हो रहा होता है उस टाइम वट एवर वैल्यू हैज बीन गिवन टू द स्ट्रिंग उसके हिसाब से उसको मेमोरी एलोकेट हो जाती है, तो इट्स नॉट फिक्स्ड। ठीक है, अब बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने वेरिएबल्स पढ़ लिए, आइडेंटिफायर्स पढ़ लिया। अब लास्ट टॉपिक कर रहे हैं आज का, जो कि है यूजर से इनपुट लेना। हमने आउटपुट लेना सीख लिया है, अब हमें सपोज यूजर से इनपुट लेना है। हम चाहते हैं कि यूजर, हमें नंबर ऑफ एप्पल्स चाहिए और हम ये इनपुट यूजर से लेना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी? सबसे पहले मेरे को एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसमें मैं वो वैल्यू स्टोर करूंगी जो मेरे को यूजर दे रहा है। ठीक है, तो अगर मेरे को नंबर ऑफ एप्पल्स लेने हैं अपने यूजर से तो मैं एक वेरिएबल बनाऊंगी इंट एप्पल्स, और इनपुट लेने के लिए, जैसे आउटपुट लेने के लिए हम काउट यूज करते थे, ऐसे हम इनपुट लेने के लिए सिन यूज करते हैं विथ एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, और इसके बाद जो भी हमारा वेरिएबल नेम है। ठीक है, सो दिस विल अलाउ अस टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड देन वी कैन प्रिंट आर वेरिएबल वैल्यू जो भी हमारी एप्पल्स की है। तो इसको एक बारी हम कोड में देखते हैं। मैं सबसे पहले अपना बेसिक जो है वो फंक्शन लिख लेती हूँ, बेसिक जो टेम्पलेट है C++ का वो लिख लेती हूँ, using namespace std. Try not to copy this from somewhere. ठीक है, हम बहुत बारी सोचते हैं कि बार बार जो है ये टेम्पलेट क्यों लिखना है, ये हर जगह सेम ही तो है, बट कोशिश करो कि इसको लिख लो ताकि याद हो जाए। एंड ये फिर तुम्हें लाइक बहुत वो लगे कि ट्रिवियल सा है ये, तो हम मतलब तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम लिख लोगे। ठीक है, तो अगर मेरे को यहाँ पे इंट एप्पल्स लेना है अपने यूजर से, तो मैंने एक वेरिएबल बनाया एप्पल्स। जरूरी नहीं है मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे डिफाइन करूँ मैं या फिर डिक्लेयर करूँ। ठीक है, मैं सिर्फ अपना एप्पल्स जो है मैंने एक वेरिएबल बना दिया है, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को बता दिया है कि एक एप्पल्स नाम से एक मेरी मेमोरी में स्पेस मुझे दे दो जो कि 4 बाइट्स की होगी, क्योंकि हमारा डेटा टाइप जो है वो इंट है। ठीक है, और फिर मैं लिख रही हूँ कि ये जो वैल्यू है ये तुम अपने यूजर से ले लो एंड देन लेट्स प्रिंट दिस नंबर ऑफ एप्पल्स एंड एप्पल्स। ठीक है, तो इसको मैं सेव कर रही हूँ एंड रन। तो यहाँ पे हमें इनपुट लेना यूजर से, तो हम इसको टर्मिनल से करेंगे। ठीक है, टर्मिनल बेसिकली तुम्हारा हर कोड एडिटर में होगा। ठीक है, बिल्ट इन तो तुम वही यूज कर सकते हो। टर्मिनल इज बेसिकली एक कमांड लाइन जहाँ पे तुम कमांड्स देते हो और वो तुम्हारे कोड के साथ इंटरेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टर्मिनल में लिख दूंगी कि जो मेरा फाइल का नाम है इनपुट, तो ./input एंड देन ये तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है अभी, क्यों? क्योंकि इट इज वेटिंग फॉर माई इनपुट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इनपुट दिया 5 एंड मेरा 5 जो है वेरिएबल वो प्रिंट हो गया।
ठीक है, तो दिस वॉज वेरी इजी. You learned how to take input from users and also you already know how to give output. अब यहाँ पे let's do a quick exercise. हम प्रोग्राम लिखते हैं. आप लोग अपना पहला प्रोग्राम लिखिए खुद से, how to add two numbers. ठीक है, तो अब यहाँ पे एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं. आप लोग अपना पहला प्रोग्राम लिखिए, बहुत इजी है. आपको क्या करना है, आपको यूजर से 2 इनपुट्स लेने हैं. ठीक है, और आपको ए और बी में उनकी वैल्यू स्टोर करवानी है. ठीक है, इंटीजर डेटा टाइप का ही ले लीजिए. ए और बी जो है इंटीजर डेटा टाइप आपको यूजर से लेना है पहले इनपुट, और फिर आपको प्रिंट ऐसे करना है कि ए की वैल्यू बी में चल जाए और बी की वैल्यू ए में चल जाए. बेसिकली आपको ए और बी की जो वैल्यूज हैं वो स्वैप करनी है एक दूसरे से और फिर उन्हें प्रिंट करना है. ठीक है, तो ये करिए, पॉज करिए वीडियो और ये अभी लिखिए कोड. थिंक अबाउट दिस. ये मतलब एकदम से शायद हिट नहीं होगा बट सोच के होगा, तो इसको अभी ट्राई कीजिए, वरना हम साथ में करते हैं इसको. ओके, तो अगर आप लोगों से हो गया ये प्रोग्राम तो वेरी वेरी गुड. नहीं हुआ तो इट्स फाइन, लेट्स डू दिस टुगेदर. तो हम सबसे पहले यूजर से इनपुट ले लेते हैं ए और बी. तो उससे पहले हम अपने वेरिएबल्स जो हैं 2 डिफाइन कर लेंगे. तो मैं अपने, अगर एक ही डेटा टाइप के मुझे वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं तो मैं उनको ऐसे एक सिंगल लाइन में भी कर सकती हूँ. एंड इसके बाद मैं यूजर से इनपुट ले लूंगी ए एंड बी. अब मैं काम करती हूँ, मैं प्रिंट भी करवा देती हूँ ताकि पता चल जाए कि यूजर को कि ए कब दे रहा है वो वैल्यू और बी कब दे रहा है. ठीक है, तो काउट ए और फिर वो ए की वैल्यू ले लेगा एंड देन सेम विल रिपीट फॉर बी. अब बात ये आती है कि इन दोनों जो वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यू स्वैप कैसे करें. ये हम कर सकते हैं यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल. ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे एक सी वेरिएबल बना लूंगी. ठीक है, मैं क्या बोलूंगी, सी में बी की वैल्यू डाल दो और बी में ए की वैल्यू डाल दो. सी में मैंने बी की वैल्यू स्टोर कर ली और बी में मैंने ए की वैल्यू स्टोर कर दी और अब ए में मैं सी की वैल्यू स्टोर कर सकती हूँ. ठीक है, अगर आपने एक और एक्स्ट्रा वेरिएबल डिफाइन नहीं किया था और आपने बस a इज इक्वल टू बी लिख दिया था और b इज इक्वल टू a, तो वो गलत हो जाएगा, है ना. क्योंकि अगर आपने a की वैल्यू में b स्टोर कर दिया तो a की वैल्यू तो गई, जो यूजर ने आपको इनपुट दिया a में जो आपने डाला वो तो वैल्यू गायब हो गई ना. तो इसलिए हम एक थर्ड वेरिएबल हमने ले लिया, उसमें a की वैल्यू जो हमने पहले से ही स्टोर करके रख लिया. यहाँ पे b की वैल्यू हमने स्टोर करके रख ली, फिर b की वैल्यू चेंज कर दी और लास्ट में a की वैल्यू में वो डाल दी जो हमने टेम्परेरी वेरिएबल बनाया. ठीक है, अब हम यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं a एंड ठीक है, एंड नेक्स्ट लाइन में करवा लेते हैं b. अब आई होप कि आप लोगों में से कोई इतना स्मार्ट नहीं है, ओवर स्मार्ट कोई, ठीक है, जिसने क्या किया हो कि a की वैल्यू के बाद यहाँ पे b प्रिंट करा दिया और यहाँ पे b के बाद a. इतना स्मार्टनेस नहीं. ठीक है, कूल. तो इसको रन करते हैं हम एंड सम. ओके, ये रन नहीं हुआ है अभी. नाउ a की वैल्यू हमने 4 दे दी, b की वैल्यू हमने 8 दे दी और इसने हमें वापस जो है वैल्यूज स्वैप करके दे दी. ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा ये एक प्रोग्राम लिखकर. ज़्यादा सिंपल भी नहीं था बट ठीक है, सिंपल था. नहीं हुआ तो इट्स फाइन, आगे के ज़रूर आपसे होंगे. नहीं हुआ तो इट्स ओके. अभी हम और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं, एमसीक्यूज करते हैं. तो अब हम कुछ एमसीक्यूज देखते हैं जो भी अभी तक हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड एंड बहुत इजी, बहुत बेसिक है, बहुत मजा आएगा. चलो करते हैं. व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड. तो यहाँ पे सबसे पहले इंट मेन में देखते हैं क्या लिखा हुआ है. हम प्रिंट कर रहे हैं ये कुछ फिजिक्स एंड देन वाला. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए, ये या ये.
हमारा आउटपुट होना चाहिए बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर कोई स्पेस दिख रही है, वाइट स्पेस नहीं दिख रही है, तो वो प्रिंट नहीं होगी। ठीक है, अगर मैंने मैं ऐसे दो वर्ड्स जो है, दो स्ट्रिंग्स प्रिंट कर रही हूँ, तो उनके बीच में वाइट स्पेस या फिर नेक्स्ट लाइन मेरा कोड कंपाइलर खुद नहीं डालेगा। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे डाल रखी होती तो ही वो वाइट स्पेस प्रिंट होती, वरना वो जो वर्ड्स हैं वो बिल्कुल साथ साथ प्रिंट होंगे। ठीक है, सो बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप कैन स्टोर द लॉन्गेस्ट डेसिमल नंबर। तो हमने देख लिया डेसिमल नंबर जो है फ्लोट और डबल में स्टोर हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे लॉन्गेस्ट कहाँ पे होगा? डबल में। ठीक है, बिकॉज डबल इज 8 बाइट्स एंड फ्लोट इज 4 बाइट्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी स्टोर्ड इन कैरेक्टर डेटा टाइप। अब यहाँ पर स्पेशल सिंबल्स में क्या आ गया? हमारा स्पेशल कैरेक्टर्स आ गए। ठीक है, जैसे कि ये हो गए डॉलर साइन हो गया, जो मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है वो हो गया, और एनीथिंग प्लस का साइन हो गया। ऑल ऑफ दीज कैन दीज बी कैरेक्टर्स? यस, दिस कैन बी स्टोर्ड इन कैरेक्टर डेटा टाइप्स। लेटर्स तो हमने देख ही लिया है, ए बी सी, ये सब मैं कैरेक्टर डेटा टाइप में स्टोर कर सकती हूँ। डिजिट भी मैं एक्चुअली कैरेक्टर डेटा टाइप में कर सकती हूँ। ठीक है, तो आई कैन एक्चुअली से कैरेक्टर डिजिट इज इक्वल टू 8, और यहाँ पे वो 8 को एज एन इंटीजर नहीं, वो 8 को एज कैरेक्टर स्टोर करेगा मेमोरी में, तो वो 8 को 4 बाइट्स की जगह 1 बाइट देगा। ठीक है, तो एज लॉन्ग एज मैं इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स में डाल रही हूँ, तो मैं उसको एज कैरेक्टर डिक्लेयर कर सकती हूँ, डिफाइन कर सकती हूँ। बचा क्या? स्ट्रिंग जो है मैं कैरेक्टर डेटा टाइप में स्टोर नहीं कर सकती। तो अगर मैं बोलूंगी कि कैरेक्टर नेम इज इक्वल टू उर्वी, तो वो मेरे को एरर दे देगा। ठीक है, स्पेशल सिंबल्स, लेटर्स, डिजिट, ये सब मैं स्टोर कर सकती हूँ कैरेक्टर डेटा टाइप में, बट आई कैन नॉट स्टोर अ स्ट्रिंग और अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच एंड आई होप आपको मजा आया ये सब MCQs करके, अपना पहला प्रोग्राम खुद से लिखकर। आगे की वीडियोस में हम ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, कंडीशनल्स पढ़ेंगे, एंड अब बस थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके हम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते रहेंगे, लेकिन हम बेसिक्स पे हमेशा फोकस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।